चलिए बच्चों शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कुल मिला के 40 क्वेश्चंस है। सारे कॉन्सेप्ट सारी थियरीज हमने सीख ली है। अगर हम सारे कॉन्सेप्ट को बाइफरकेट करें तो स्टार्टिंग किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से, है ना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था आइसोमरिज्म का। उसके बाद का टॉपिक आया था कोवेलेंट बॉन्ड का फिशन। उसमें दो तरह का फिशन था, एक था होमोलिटिक फिशन, दूसरा था हेट्रोलिटिक फिशन। वहां पे कॉन्सेप्ट आया था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद आया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। वहां पे 4 इफेक्ट हमने सीखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये 4 हमने इफेक्ट वहां पे सीखी थी। और उसके बाद आया था क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर आया क्वांटिटेटिव एनालिसिस और बीच में आया था प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब ये पूरा मिला के जो डिटेल अपना लेक्चर हुआ था वो करीब 7 घंटे का लेक्चर था। मैंने जब पूरा यहाँ पे मर्ज किया तो इट वाज अराउंड 7 आवर 20 मिनट्स ऑल टुगेदर, 7.5 घंटे का। ठीक है। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो सिंपली ये देखना है कार्बन कितने एटम के साथ जुड़ा है। अगर वो 4 के साथ जुड़ा है तो sp3, 3 के साथ जुड़ा है तो sp2, 2 के साथ जुड़ा है तो sp। एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो फर्स्ट वन फटाफट इसमें लिखते जाते हैं। सबका लिखना है ना, हाइब्रिडाइजेशन लिख देते। चलो देखो ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। ये कार्बन जुड़ा है 2 हाइड्रोजन के साथ और बाजू वाले कार्बन के साथ 3 के साथ जुड़ा है, मतलब sp2। ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 2 के साथ भी जुड़ा है, 1 ऑक्सीजन और 1 इस तरफ का कार्बन, 2 के साथ जुड़ा है मतलब sp हाइब्रिड। चलो ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, देखो 3 हाइड्रोजन है और 1 बाजू वाला कार्बन होगा, 4 के साथ जुड़ा है तो sp3। ये कितने के साथ जुड़ा है, 1 इस तरफ कार्बन है, 1 इस तरफ कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, 3 एटम हुए तो sp2। चलो ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, तो इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ 1 कार्बन है, समझे कि नहीं। तो 3 के साथ जुड़ा है मतलब ये भी क्या होगा, sp2 होगा। व्हाट अबाउट दिस कार्बन। अब देखो इस वाले में ना मैं थोड़ा स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूं सो दैट यू कैन हैव अ बेटर आइडिया। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ये हो गया CO ग्रुप, बीच वाला जो है ये CO कार्बन है, और ये यहाँ पे CH3 और ये यहाँ पे CH3, ये हो गया CH3 ट्वाइस CO। चलो ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 4 के साथ, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 4 मतलब sp3। ये कितने के साथ जुड़ा है, 3, 1 कार्बन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 3 के साथ जुड़ा है तो sp2। ये कितने के साथ जुड़ा है, 4 के साथ तो sp3। देखो बहुत लोग आपको ऐसा बताएंगे कि 1 पाई बॉन्ड हुआ तो sp2, 2 पाई बॉन्ड हुए तो sp। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सीधा ये देखो वो एटम कितने एटम के साथ जुड़ा है, 4 के साथ जुड़ा है तो sp3, 3 के साथ जुड़ा है तो sp2, 1 के साथ जुड़ा है, 2 के साथ जुड़ा है तो sp। ठीक है। सिंपली ऐसे करोगे कभी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। चलो यहाँ पे आ जाओ, कितने के साथ जुड़ा है, बोलो बोलो, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 3 के साथ जुड़ा है तो sp2। ये कितने के साथ जुड़ा है, बीच में है ना, 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन है, 3 के साथ जुड़ा है तो sp2। ये कितने के साथ जुड़ा है, 1 इस तरफ कार्बन है और 1 तरफ नाइट्रोजन है, 2 के साथ जुड़ा है मतलब sp। व्हाट इज C6H6, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में बेटा हर एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड होता है और सबके पास 1-1 हाइड्रोजन होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6। देखो कोई भी एटम को देखो कितने के साथ जुड़ा है, 1 2 3। किसी को भी देखो 1 2 3, 3 के साथ जुड़ा है मतलब सारे कार्बन यहाँ पे क्या होंगे, sp2, ऑल sp2। चलो आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिकेट करना है आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलो भाई ले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा, और एक से ज्यादा बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, सारे पाई। ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाओ बेंजीन में C6H6। स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, काउंट करने आपको, इंडिकेट करने ना खाली। C6H6, चलो ये हो गया C6H6 से मतलब देयर इज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेसिकली C6H6। तो जितने भी पहले बॉन्ड है वो सारे क्या होंगे, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड सारे क्या होंगे, सिग्मा ही होंगे, और जो मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं वो सारे क्या होंगे, पाई। सो वी विल हैव हाउ मेनी सिग्मा, 12 सिग्मा, and we have 3 pi bond. Then let's write C6H12. C6
H12 कौन सा कंपाउंड होगा ये? अब इसमें तो ना मल्टीपल कंपाउंड बना सकते हो। C6H12 में से आप साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हो और आप इसमें से अल्कीन भी बना सकते हो। इसी फॉर्मूला से आपके दो कंपाउंड बनेंगे, मैं आपको दोनों बना के बताता हूं। अगर मैं इसमें साइक्लिक कंपाउंड बनाऊं, ये हो गया C6, ये हो गया H12, क्या कंपाउंड बनाया? साइक्लोहेक्सेन। सेट हो रहा है फॉर्मूला बेटा? C6H12 चेक करो, हो गया ना C6H12। तो ये जितने भी बॉन्ड है सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा ही होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। एक और भी इसमें बन सकता है C6H12 में, विच इज हेक्सीन। इनको क्लियरली देना चाहिए तो मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज आप बहुत बहुत सारे बना सकते हो इसके अंदर। तो दिया ना, मुझे देगा क्या? इधर जेब में रख दो। कितने कार्बन है? 6 हुए। C6H12 है, CnH2n 10th में आपने पढ़ा होगा, CnH2n अल्कीन। CnH2n क्या होता है? अल्कीन। अल्कीन मतलब एक डबल बॉन्ड, आप कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड ले लो, बाकी वैलेंसी पूरी करेंगे। चलो, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इसके पास होंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी आइसोमरिज्म के टॉपिक में देखा है कि इस फॉर्मूला से हम बहुत सारे आइसोमर बना सकते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनमें स्ट्रक्चर दिया होता तो थिंग वुड बी बेटर। चलो, ये सारे पहले बॉन्ड क्या है? सिग्मा। जो एक डबल बॉन्ड है वो पाई होगा। क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में ऐसे आते हैं, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं एग्जाम में, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है CH2Cl2, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, उसके पास 4 एटम है, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, ऑल आर सिग्मा। देन CH2, ये कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो 3 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, बाकी इसके पास 2 H2 है, इसके पास भी 2 H2 है। देख लो, मैंने स्ट्रक्चर ओपन कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। जो पहला पहला बॉन्ड है वो सारा क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा डबल बॉन्ड में एक क्या होगा? पाई। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? CH3NO2। लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ CH3NO2। एक ही कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, NO2। NO2 ऐसे होता है। अब किसी किसी रेफरेंस बुक में NO2 पूरा एज इट इज लिखा होगा, उसके बॉन्ड काउंट नहीं किए होंगे, और अगर NO2 के भी बॉन्ड काउंट करने हैं तो एक को डबल बॉन्डेड होता है, एक को सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक है। तो सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और ये क्या होगा? पाई। ठीक है। इसको ना मैं थोड़ा यहाँ पे लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसको सिंगल बॉन्ड बना के इसको डबल करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा सिग्मा। चलो, और कौन सा है? HCONH3। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, HCONH3। देखो, ये H, ये C के बाजू वाला वो हमेशा डबल बॉन्डेड होता है, कार्बोनिल। देन N के साथ एक H है और उसके बाजू में CH3। तो ये मैंने स्ट्रक्चर ओपन किया, HCONH3। चलो, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड है वो पाई। ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया सिग्मा पाई बॉन्ड का क्वेश्चन? सिग्मा पाई बॉन्ड का क्वेश्चन क्लियर सबको? हाँ तो बोलो। हाँ, नेक्स्ट। चलो, राइट द फॉर्मूला। हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा। चलो, फॉर्मूला लिखना है बच्चों। पहला फॉर्मूला, व्हाट यू मीन बाय आइसोप्रोपाइल? याद करो, 3 कार्बन के चेन में, 3 कार्बन के चेन में लास्ट में ग्रुप लगाया तो नॉर्मल प्रोपाइल, बीच में ग्रुप लगाया तो आइसोप्रोपाइल। तो 3 कार्बन का चेन है, क्योंकि प्रोपाइल लिखा है, आइसो है तो मतलब ग्रुप कहां आएगा? बीच में क्या है? अल्कोहल, OH। बाकी यहां पे आप वैलेंसी पूरी करो, CH3 आपको बॉन्ड लाइन लिखना है, बॉन्ड लाइन लिखना है, बॉन्ड लाइन। ये तो मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, बॉन्ड लाइन। आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 हो गए, 3 कार्बन। एंड अल्कोहल कहां पर होगा? बीच में, बिकॉज आइसोप्रोपाइल है। आप जब आंसर लिखोगे तो आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? तो पता चलेगा ना कि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, बराबर। सेकंड, क्या करना है? देखो, वी हैव ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। चलो, ग्रुप कौन सा है? एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। आल मतलब आल्डिहाइड,
एल्डिहाइड लास्ट में होता है, तो यहां पे लास्ट वाले कार्बन को लिख दो CHO, लास्ट वाले को CHO लिख दो इस तरह से, लास्ट वाले को लिख दो CHO। मजा नहीं आ रहा। हाँ, लास्ट वाला हो गया CHO। 2,3 डाई मिथाइल, काउंट कहां से करेंगे? CHO के साइड से, तो ये 1, ये 2 पे मिथाइल, ये 3 पे मिथाइल, ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल। तुम बोलोगे मिथाइल कहां है? तो ये एक लाइन खींची, मतलब इधर क्या होगा? कार्बन होगा, कार्बन मतलब CH3, तो उसको वापस CH3 लिखने का काम नहीं होता है। अगला सवाल देखो, हेप्ट N, हेप्ट मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। क्या है N? N मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड। एंड 4 पे क्या है? ऑन, ऑन मतलब कीटोन। लेट्स काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, 4 पे कीटोन, कीटोन मतलब CO। अब ऐसे मत लिख देना तुम लोग कीटोन मतलब CO, कीटोन का कार्बन तो चेन में काउंट हो जाता है, ठीक है? तो यहां पे खाली क्या लिखना है? डबल बॉन्डेड O। बोलो क्लियर ये? अगला सवाल क्या करना है? यूपीएससी नेमिंग लिखना, चलो लिखते हैं, आ जाओ। लेट्स राइट द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड्स। बेटा ध्यान यहां पे सबका, चलो लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो। इधर तो छछुंदर जैसी 3 कार्बन की चेन है, इधर पूरा बेंजीन है, तो 3 कार्बन की चेन को क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। और देखो 3 कार्बन लाइन में है, ग्रुप एंड पे लगा हुआ है, ग्रुप कहां पर है? एंड पे है, तो इसको क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल के नॉर्मल प्रोपाइल। 3 कार्बन लाइन एंड पे है तो नॉर्मल प्रोपाइल, तो इसे लिखेंगे अपने एन प्रोपाइल बेंजीन। क्या लिखेंगे इसको? एन प्रोपाइल बेंजीन। चलो इधर आ जाओ, मेन ग्रुप कौन सा है? CN, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? CN से, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन का रूल क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप चेन में कवर होना चाहिए। तो आपको गिनती कहां से चालू करनी है? जहां पे फंक्शनल ग्रुप है। तो आई काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, 5 इज स्पेंट, 5 स्पेंट, ठीक है? आई कैन सी ऑल आर सिंगल बॉन्ड हियर, तो N। और CN ग्रुप को क्या लिखेंगे नाम के पीछे? नाइट्राइल, AN ही होगा ना, पेंटेन नाइट्राइल। क्या लिखेंगे? पेंटेन नाइट्राइल, पेन सिंगल बॉन्ड N, CN ग्रुप को नाम के पीछे क्या लिखते हैं? नाइट्राइल, तो ये हो गया पेंटेन नाइट्राइल। और ये तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच है, मतलब मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इसको? 3 मिथाइल, सो इट इज 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। चलो इधर आ जाओ, चेन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 मतलब है, सारे सिंगल बॉन्ड है N, और कोई ग्रुप तो नहीं है, बट ये 2 मिथाइल को लिखना रह गया, इट इज डाई मिथाइल। नंबरिंग कहां से करूं? लेफ्ट के राइट, लेफ्ट के राइट, नंबरिंग कहां से करूं? जहां से ग्रुप पहले आ जाए, इधर से पहले आ जाएगा ग्रुप, तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 2,5 डाइमिथाइल, इट इज 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलो यहां पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड N, ब्रोमो क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आगे कौन आएगा? B आएगा, सो इट इज ब्रोमो क्लोरो। कहां से काउंटिंग करोगे? ऑब्वियसली यहीं से पहले आ जाएगा, तो इट इज 3 3, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। चलो मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ बेटा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन दिख रहा है सबको? C डबल बॉन्ड हो, अंधे हो तुम, एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O लास्ट में होता है तो वो एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड OH CHO, बीच में होता है तो कीटोन होता है, लास्ट में C डबल बॉन्ड O क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, इसलिए मैंने पूछा, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं, कीटोन होता तो मैं पूछता ही नहीं, पागल थोड़ी हूं। तो ये 1 2 3, ये कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है? चेन कितने कार्बन का है? 3 ही है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो इट इज 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, एल्डिहाइड को क्या लिखेंगे? आल, ये CHO ग्रुप है एल्डिहाइड, लास्ट में है ये। चलो इसका नाम, कितने कार्बन? 2, क्या लिखेंगे? ईथ, सिंगल बॉन्डेड है तो N, ये 2 क्लोरीन है, क्या लिखेंगे? डाइक्लोरो। और मेन हीरो कौन है? अल्कोहल, अल्कोहल को क्या लिखते हैं नाम के पीछे? ऑल। डाइक्लोरो कहां पर है? 1 1 2 2,
OH कम नंबर पे आना चाहिए, तो दिस इज 1, दिस इज 2, तो दोनों डाइक्लोरो कहां पर है, 2 है। OH शुड बी द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो OH कम नंबर पे आना चाहिए। रूल याद करो, हर एक रूल में आपने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जाके जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना यूपीएससी नेमिंग के, तो कोई रूल काम नहीं आएगा। विल बी ऑलवेज सरप्राइज, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ऐसे इतने कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है यूपीएससी नेमिंग में से, तो बहुत ज्यादा भी दिमाग पे जोर लगाने का काम नहीं है, ठीक है। हर चीजों में मास्टरी करना जरूरी नहीं होता है, हमारे तो किसी में नहीं है। चलो बेटा, इसमें ध्यान दीजिए, यूपीएससी नेमिंग का ही क्वेश्चन है, नेमिंग का ही क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि कौन सा नाम गलत है और क्यों गलत है, ठीक है। कौन सा नाम गलत है, क्यों गलत है। तो पहला नाम लिखा है 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन, और इसमें लिखा है 2-डाइमिथाइल पेंटेन। कौन सा सही, कौन सा गलत, बोलो। पहले वाला सही है, क्योंकि डाइमिथाइल है, तो दोनों का पोजीशन बताना पड़ेगा ना आपको, है ना। इसमें तो आपने 2 पे लिख दिया डाइमिथाइल, दूसरा मिथाइल कहां पर है। तो जब डाइमिथाइल है तो आपको दोनों का पोजीशन बताना पड़ेगा। चलो यहां पे आ जाओ, 2,4,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन या 2,5,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन, विच इज करेक्ट। 2,4,7 या 2,5,7। देखो पहला ग्रुप दोनों तरफ से टाई है 2 पे, दूसरे ग्रुप में टाई नहीं हो रहा है, एक तरफ से 4 पे आ रहा है, एक तरफ से 5 पे आ रहा है। अपना रूल क्या कहता है, लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है, 4। दैट्स करेक्ट है कि नहीं। पहला ग्रुप दोनों तरफ से टाई आ रहा है 2 पे, दूसरा काउंट कर रहे थे, एक तरफ से 4 पे आ रहा है, एक तरफ से 5 पे आ रहा है। अपने किस पे जाएंगे, 5 वाले पे जाएंगे, ठीक है। चलो 5 वाले पे, माफ बोले भाई 4 वाले पे। चलो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन और 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ग्रुप में दोनों तरफ से टाई आ रहा है, 2,4,2,4 दोनों तरफ से आ रहा है। रूल क्या कहता है, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ गया है उसका नंबर कम आना चाहिए। कौन आ गया अल्फाबेटिक ऑर्डर में, क्लोरो, तो क्लोरो का नंबर कम आना चाहिए। आंसर इज दिस वन इज करेक्ट। लास्ट वन, ये लिखने का काम नहीं है, ये क्वेश्चन फालतू है, डिस्कशन कर लेते हैं एक बार खाली। ब्यूट 3 आइन 1 ऑल और ब्यूट 4 ऑल 1 आइन, आइन और ऑल, इन दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन था, ऑल था, आइन तो लास्ट पे था, तो ऑल का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ऑल कम नंबर पे आना चाहिए, तो आंसर इज दिस वन, ठीक है। ऑल जो है वो मोर प्रेफर्ड ग्रुप है, इट इज मोर प्रेफर्ड ग्रुप, तो वही कम नंबर पे आना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था फॉर द डिस्कशन, बाकी इसमें कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अच्छे सवाल आएंगे। चलो ये भी फालतू सवाल एकदम। फॉर्मूलाज फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विथ, क्या होता है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस होता है, सेजल कितना डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर में, CH, CHO नहीं, CH2 बोल रही है लोग, ध्यान से सुन, CH2 का डिफरेंस होता है। तो पहला मेंबर क्या है, HCOH, एक CH2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। एक और CH2 जोड़ो, CH3, CH2COH, एक और CH2 जोड़ो, CH3, CH2, CH2, COH, एक और जोड़ दो। अब बोलो ऐसे ऐसे सवाल करवाते लोग। हो गए 5 मेंबर, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। चलिए इसके बनाते हैं, कीटोन है ये CH3, COCH, चलो एक एक CH2 जोड़ते जाओ, CH3, CH2, COCH3, CH3, CH2, CH2, COCH3, CH3, CH2, 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 COCH3, CH3, CH2, CH2, चलो इसके सीरीज खुद बना लोगे आप,
इसका खुद बना लोगे आप आंसर? हाँ तो बोलो। पहला मेंबर की मैंने आपको लिख देता हूं, पहला मेंबर है HCH डबल बॉन्ड CH2, एक CH2 जोड़ो क्या हो जाएगा, ये CH3। अब मुंह बन सबका। वे एक और CH2 जोड़ो, इसको आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? तुम लोग दो और मेंबर लिखने आपको, नेमिंग वेमिंग नहीं करना है ना। तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन होमोलॉगस सीरीज। और देव इधर ध्यान देना। चलो अगला सवाल। क्या करना है देखो तुम। गिव द कंडेंस्ड, क्या है, गिव द कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलो पहला आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई करना है आपको इसमें। ओके क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर लिख दे कंडेंस करके, पहले बॉन्ड लाइन लिख देते, ठीक है, तो उसमें से कंडेंस करना इजी हो जाएगा। सो वी हैव पेंट 1 2 3 4 5, एन मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड। वी हैव 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, समझे? ये 1 2, ये दो मिथाइल 2 पे किया, 3 4 पे एक और मिथाइल किया। इसको कंडेंस करना है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कंडेंस कैसे करना है। तो ये CH3 है लास्ट में है, ये भी CH3 होगा लास्ट में है, ये भी CH3 होगा लास्ट में, और ये तीनों CH3 इस वाले कार्बन पे है, ये तीनों CH3 इस वाले कार्बन पे। बोलो सही कहा कि गलत कहा? ये तीनों CH3 इस वाले कार्बन पे है कि नहीं है? तो मैं इसको कंडेंस करके ऐसे लिख सकता हूं, CH3 3 बार है और ये सब इस कार्बन के ऊपर है। उसके बाजू में ये वाला कार्बन होगा CH2, उसके बाजू में ये कार्बन के पास दो CH3 है, देखो आप, दो CH3 है, मतलब एक कैच होगा वैलेंसी भरने के लिए। इस कार्बन की 3 वैलेंसी भरी, एक कैच होगा उसके पास, और ये कार्बन होगा CH, और उसके पास ये दो CH3 पड़े हुए हैं, CH3 ट्वाइस। तो ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? नहीं है, बिकॉज अल्केन नहीं है इसमें, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या और कोई ग्रुप नहीं है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। आई कैन सी प्रोपेन 1 2 3। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने आपको सिखाया था कि अगर 3 COOH है तो वो COOH के कार्बन को चेन में काउंट करना नहीं है, उसको अलग से लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड करके। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है एक COOH इसके पास है, एक COOH इसके पास है, एक COOH इसके पास है। तो देखो ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 पे, और 2 पे हाइड्रोक्सी भी है। 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, मतलब ये कार्बन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 पे क्या? हाइड्रोक्सी मतलब OH। ठीक है, अब मैं इसको कंडेंस कैसे करूं? बड़े ध्यान से देखने, इसको कंडेंस कैसे करना है। आपका सारा ध्यान इस कार्बन पे होना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन के इस तरफ भी ग्रुप है CH2COOH, और इस तरफ भी ग्रुप है CH2COOH। मतलब ये वाले कार्बन के पास CH2COOH ग्रुप 2 बार है कि नहीं है? ये बीच वाले कार्बन के पास CH2COOH वो ग्रुप 2 बार है। एक बार उसके पास है COOH, एक बार है उसके पास COOH, और एक बार उसके पास है OH। तो ये बना इसका कंडेंस फॉर्मूला। ये कार्बन CH2COOH 2 बार, एक COOH और एक OH। देख लो मैंने सबको कंडेंस करके लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से इसमें? तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और साथ में OH है मतलब अल्कोहल। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप अपने को दिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और साथ में अल्कोहल भी है कि नहीं? है ना? चलो हेक्सेन डायल, बेटा हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। डाई आल, आल मतलब आल्डिहाइड, डाई मतलब दो आल्डिहाइड। आल्डिहाइड कहां लगता है? लास्ट में, ठीक है, मतलब यहां भी आल्डिहाइड होगा CHO, यहां भी आल्डिहाइड होगा CHO। अब तुम बोलोगे कि सर आपने यहां पे डायरेक्ट COOH क्यों नहीं लिखा? इसमें तो मैंने डायरेक्ट CHO लिख दिया। द रीजन इज, इसमें अब मैंने दोनों कार्बन को चेन में काउंट कर लिया है, इसलिए यहां पे ना आल लिखा हुआ है, हेक्सेन डाइआल।
आल इसलिए लिखा है बिकॉज कार्बन काउंट हो चुके हैं चेन में। अगर कार्बन काउंट नहीं होता तो वहां पे लिखा होता कार्बाल्डिहाइड, जैसा कि यहां पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रोपेन के 3 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH अलग से है तीनों में। आई कुछ बात समझ में? और कुछ ग्रुप है इसके अंदर, एक्सेंट डायल, और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं। तो वी हैव CHO, देन वी हैव CH2, 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 CH2 4 बार है। सो वी कैन राइट लाइक दिस CH2 4 बार एंड देन वापस क्या है CHO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप हियर इज एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा यहाँ पे? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। चलिए अगले सवाल पे, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही आइडेंटिफाई करना है आपको इसमें भी। चलो बेटा ध्यान यहाँ पे, लेट्स आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। चलो बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन है। CHO कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप होता है? ईथर। और ये OH कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल, है कि नहीं? NH2 कौन सा ग्रुप है? अमीनो या अमाइन लिखो। COO ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। लिखा था कि नहीं? COO कौन सा ग्रुप होता है? एस्टर होता है। और ये यहां पे देखो नाइट्रोजन है, कौन सा ग्रुप है ये? नाइट्रोजन है, नाइट्रो NO2 होता है। याद करो, अकेला नाइट्रोजन अमाइन। अमाइन 3 तरह के लिखे थे, प्राइमरी अमाइन, देन अगर 2 कार्बन चेन आया तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर तीनों कार्बन चेन आया तो टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। तो इसमें देखो नाइट्रोजन अकेला है, H नहीं है उसके पास, 2 चेन इधर लगे, एक चेन यहां लगा है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? टर्शरी अमाइन है। कौन सा ग्रुप है बेटा? ये टर्शरी अमाइन ग्रुप है। चलो ये कौन सा ग्रुप है? अल्किन, डबल बॉन्ड दिख रहा है। और ये NO2 कौन सा ग्रुप होता है? नाइट्रो। NO2 कौन सा ग्रुप होता है? नाइट्रो। NO2 इज नाइट्रो ग्रुप। सो क्यों बात करी? तो फोन पर बात थी क्या ये लोग साथ? हाँ चलो हो गया बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप सारे क्लियर है, इसको ध्यान रखना। ये एस्टर है COO और ये टर्शरी अमाइन ग्रुप है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलो। अब आए टेक्निकल क्वेश्चन नंबर 1। अब मजा आएगा यहां से। चलो क्या कहा गया बेटा? विच आर द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड वाई? देखो दोनों में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इधर है CH2 और उसके बाजू में ग्रुप है NO2, ठीक है। इसके बाजू में कौन सा ग्रुप है? NO2 है। यहां पे भी O माइनस है, और उसके बाजू में CH2, उसके बाजू में CH3, मतलब यहां पे NO2 नहीं है। राजू यहां ध्यान दे, देखो अब हमने अलग अलग इफेक्ट सीखे थे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें पहला इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट था? इंडक्टिव। और इंडक्टिव इफेक्ट में एक था प्लस आई, एक था माइनस आई, और उसमें माइनस आई में आपने NO2 ग्रुप लिखा था। माइनस आई ग्रुप क्या करता है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है कि नहीं? मतलब यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं, ये NO2, ये कार्बन, ये वापस कार्बन, और ये O माइनस, ठीक है। तो ये जो NO2 है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की इफेक्ट है वो बॉन्ड में आगे तक जाती है ना। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या था कि एक बॉन्ड अगर पोलर है तो उसकी वजह से आगे वाले बॉन्ड में भी पोलैरिटी बनेगी, उसे हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट। कहा था ना।
तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो पोलर है, उसकी वजह से आगे वाले बॉन्ड भी पोलर बनेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो शेयर हो जाएगा। शेयरिंग मीन्स कैरिंग। तो अगर यहाँ पे चार्ज शेयर हो गया मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मान लो तुम्हारे पास 100 करोड़ है, मानने में क्या जाता है, अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ है और तुमने वो 100 करोड़ एक ही लॉकर में रखे, तो रिस्क कितना बड़ा है, एक बार में चोरी हो सकता है ना। बट अगर वही 100 करोड़ आपने मान लो 100 जगह पे अलग अलग 1 करोड़ रख के करके रख दिए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही सेम यहां भी होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो शेयर हो जाएगा, और शेयर हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पे ये जो CH3 है, CH3 प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये तो और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीज, therefore stability also increase। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, शेयर हो जाएगा ना चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, शेयर होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। बॉयज लास्ट 2 बेंचेस, अभी वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा बाहर निकाल दूंगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीज, दैट इज वाई स्टेबिलिटी डिक्रीज। अब सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा क्योंकि आगे से इलेक्ट्रॉन और आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। एक्सप्लेन व्हाई alkyl group act as electron donor when attached to a pi system। alkyl group किसको पता है, बोले एक लाइन एक वर्ड में इसका आंसर बताओ। alkyl group attached to pi system behaves like electron donor, why? alkyl group attached with pi system behave like electron donor, hyper conjugation। क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन में, एज यू हैव दिस अल्काइल ग्रुप विच इज CH3, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, बाजू में पाई सिस्टम है। पाई सिस्टम में इस तरह से ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना होता है, ये क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है यहां पर। ठीक है, हमने क्या देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन में कि CH बॉन्ड के बाजू में अगर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मतलब या तो कार्बोकेटायन या तो पाई बॉन्डेड कार्बन एटम, राइट। तो अगर CH के बाजू में पाई बॉन्ड वाला कार्बन है तो CH की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, CH की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। क्या रीजन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रीजन हियर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट मीन्स वेर द electron density of CH sigma bond, electron density of CH sigma bond adjacent to pi bonded carbon, adjacent to pi bonded carbon remain attracted toward pi bond। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पाई बॉन्ड की तरफ अट्रैक्टेड रहेगी, और ये कौन सा इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना एग्जाम में तो इतना टेक्निकल आंसर होगा तो मार्क मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी लिखोगे, मार्क नहीं मिलेंगे। इस आंसर में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड और ये फिगर नहीं आ रहा है देन ऐसी कृष्ण। नेक्स्ट,
चलो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट दिखाना है आपको। ध्यान यहाँ पे बेटा क्या करना है, देखो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। व्हाट वाज रेजोनेंस? इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स और अ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, राइट। लेट्स मेक द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। पहले वाले के रेजोनेंस, बाप रे पहला तो बहुत बड़ा है, C6H5OH। C6H5 मतलब बेंजीन रिंग। मैं एक ही बनाऊंगा, फिर आगे ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है। ये हो गया C6H5OH। इसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जो O है उसके पास 2 लोन पेयर होगा, आगे ना। तो ये अपना लोन पेयर कॉन्जुगेट सिस्टम को डोनेट करके रेजोनेंस करेगा। और इसे हमने क्या कहा था, प्लस आर ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेट सिस्टम को दे के रेजोनेंस करेगा उसे क्या कहेंगे अपने, प्लस आर ग्रुप कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा, बदले में ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास आएगा। तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में दिया, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आया, यहां हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हो गया प्लस। इधर का इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे आएगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा, माइनस। अभी रुकना थोड़ी आपको। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर वापस अंदर जाएगा पाई बॉन्ड बनने, और पाई का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा ऊपर एज इट इज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आया, बॉन्ड बन गया, और यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आया। वो भी रुकना नहीं है आपको, ये अंदर जाएगा, ये वापस कहां आएगा, ऑर्थो पे। चलो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आके क्या बन गया, माइनस। लास्ट में वापस इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आके ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेगा लास्ट स्ट्रक्चर में। ये ऑलरेडी अपने स्ट्रक्चर्स बनाए थे आगे प्लस आर इफेक्ट में। डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर मिल गया वापस, चार्ज न्यूट्रल। सेम एज यहाँ पे आपका जो बी कंपाउंड है वो है C6H5NO2। C6H5 मतलब बेंजीन रिंग। NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस करने में हमने लिखा था, बिकॉज NO2 ग्रुप ऐसे होता है। ये हो गया NO2। तो ये O यहां से पाई बॉन्ड को अपने पास खींचेगा, बदले में ये नाइट्रोजन रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींचेगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले सारे एटम्स में लिख देता हूं एज इट इज, उसके बाद में बॉन्ड बनाता हूं। चलो यहाँ डबल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने लेके नेगेटिव बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं हमने। यहाँ पे एक बॉन्ड था, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर आया, क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर आया है तो ये ऑर्थो वाला कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस। अब चलाते रहो रेजोनेंस, राइट। क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड आगे आएगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में वापस ये अपना पाई बॉन्ड छोड़ देगा। बना ही लेते एक बार। चलो ये पाई बॉन्ड आगे आया, चलो पाई बॉन्ड यहाँ पे आया तो प्लस कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, एक ही डायरेक्शन में आपको आगे जाना होता है। प्लस कहाँ पे आ गया, ऑर्थो पे वापस। एज आई टोल्ड यू, पैरा और ऑर्थो पे ही सारा चार्ज रहेगा, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। मेटा पे ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा। ओके, लास्ट स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस छोड़ेगा, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रख के रिंग को दे देगा, एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटेड। ये हो गया आपके स्ट्रक्चर्स कंप्लीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, CH3CH, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं अभी। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन वी हैव CHO। अब पहले आपको पता नहीं चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, तो आपको CHO का स्ट्रक्चर ओपन करके लिखना पड़ेगा, विच विल बी लाइक दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और CH ऐसे होता है C डबल बॉन्ड OH।
अगर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस चलेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस चलेगा। ठीक है, दो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें। पहले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन पर ऊपर खींचे और बदले में ये वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाए। सो इट विल बी लाइक दिस, CH3 CH, डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन पर आगे आ गए तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहां हो गया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन पर ऊपर खींच के क्या बना दिया, नेगेटिव। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन पर ऊपर खींचा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, सिंगल बॉन्ड बचा। यहां का इलेक्ट्रॉन पर इधर आके डबल बॉन्ड हो गया, इसको तो कुछ नहीं मिला, बॉन्ड तो इन दोनों का था, शिफ्ट होके इधर आ गया, इसको तो कुछ नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। तो ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन अपने रिवर्स लेके जाए। अगर मतलब अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच ले, वापस ही बना देता हूं इसको मैं, ये तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, वैसे भी कंफ्यूजन तो हो ही रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड। चलो सेकंड पॉसिबिलिटी, ये कार्बन पाई बॉन्ड को अपने पास खींचे और ये ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाए अपोजिट। तो इस केस में क्या होगा, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके नेगेटिव बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, यहां पे वापस डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चेकआउट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया तो ये कार्बन हो गया नेगेटिव, देख लो, देख लो बाजू में, बाजू में देखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया तो ये हो गया नेगेटिव। यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन तीनों में से विच इज मोस्ट स्टेबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूं, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इफ आई कॉल इट स्ट्रक्चर 1, इट इज स्ट्रक्चर 2 एंड इट इज स्ट्रक्चर 3, बोलो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस 3। याद करो स्टेबिलिटी का रूल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसमें चार्जेस नहीं हो, जो न्यूट्रल हो। 1 में कोई चार्ज नहीं है तो मोस्ट स्टेबल इज 1 बिकॉज इट इज न्यूट्रल। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, 2, बिकॉज नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो वो स्टेबल कर लेगा, इधर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन उसको स्टेबल नहीं कर पाएगा, तो 1 के बाद कौन आएगा, 2, और सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें, 3। पूछा तो नहीं है बट करवा दिया। चलो अगला देखो, अगेन बेंजीन रिंग वाला है तो मैं एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बाकी आगे आप बनाओगे। C6H5CHO, C6H5 मतलब फिनाइल रिंग, CHO ग्रुप अगेन ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये O यहां से पाई बॉन्ड ऊपर खींचेगा, बदले में ये वाला बॉन्ड यहां पे आएगा, सेम जो सेकंड किया था सेम वही स्ट्रक्चर हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस, फिर ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहां आ जाएगा प्लस, ये बॉन्ड आगे आएगा इधर आ जाएगा प्लस, और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस छोड़ देगा। कर लोगे, कर लोगे तुम, हाँ बोलो ना बोलो, करना तुमको ही है। चलो नेक्स्ट, C6H5CH2 प्लस, अगेन C6H5, क्या है ये, CH2 प्लस। बोलो प्लस है तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन पैर, तो ये इलेक्ट्रॉन पैर यहां पे आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन पैर आगे आएंगे, इधर आ जाएगा प्लस पैरा पे, ये इलेक्ट्रॉन पैर आगे आएंगे, इधर आ जाएगा प्लस वापस ऑर्थो पे, लास्ट में वापस इलेक्ट्रॉन पैर छोड़ के रख देना है आपको, समझे। C प्लस ने एक पाई बॉन्ड को ऊपर खींचा तो यहां हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन का प्लस चार्ज चला गया, ये दोनों का बॉन्ड शिफ्ट होकर ऊपर आ गया तो इसको तो कुछ नहीं मिला ना, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों एज इट इज। अब आप सेम स्ट्रक्चर पे आ गए, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आएगा तो प्लस कहां आ जाएगा, पैरा पे, ये वाला बॉन्ड आगे आएगा, प्लस कहां आएगा, ऑर्थो पे, एंड लास्ट में वापस ये इलेक्ट्रॉन पे छोड़ेगा, उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। क्लास 1, ये अच्छा दिख रहा है। चलो क्या दिख रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नहीं CH के बाजू में है ना, CH2 प्लस, चलो डबल बॉन्ड के बाजू में प्लस है, चलेगा रेजोनेंस।
डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, सारे केस में रेजोनेंस चलेगा। चलो सिंपली क्या होगा, ये प्लस दिख रहा है, प्लस क्या करेगा, पाई क्लाउड को अपने पास खींच लेगा। अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो प्लस कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, CH3, ये हो गया प्लस, यहां आ गया डबल बॉन्ड, बन गए दो स्ट्रक्चर इसके। बोलो क्लियर, क्लियर इतना सबको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए हमने वो सारे, ये आपको कंप्लीट करने आगे हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन कराने लायक नहीं है वैसे तो। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, ऑलरेडी हमने थियरी में ये लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज थे और इलेक्ट्रोफाइल में इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले थे। न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज थे एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले थे। अब आप इसके लिए डिटेल थियरी देख लीजिएगा, ठीक है, आपको प्रॉपरली उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। सो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो लेट अस क्लासिफाई दिस। क्लासिफाई करना है रिएक्शन को, बे यार चलना जल्दी। अब मामू जैसा क्वेश्चन है, लप्पू एकदम, इसको भी कर देंगे साथ में। चलो दो क्वेश्चन हो जाए साथ में, 14-15। चल बेटा ध्यान यहाँ पे, क्या करना है पहले में, आइडेंटिफाई द रिएजेंट शोन इन द बोल्ड इन फॉलोइंग इक्वेशन एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। जो नेगेटिव है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। जो नेगेटिव है वो क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो क्या होता है, जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल, जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन वन ऑफ द टाइप। तो चार टाइप के रिएक्शन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। अब बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ओके चलो, अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर Br लगा हुआ है और हुआ क्या, देखो Br निकल गया, उसकी जगह SH आ गया, Br भाग गया बाहर। क्या कहते हैं इसको हम, सब्स्टिट्यूशन। एक ग्रुप निकला, दूसरा ग्रुप आया। अटैक किसने किया था, न्यूक्लियोफाइल ने, तो इसका पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। चलो इधर कोई फाइल वाइल दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, ध्यान यहां पे, इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कब होता है, व्हेन देयर इज एडिशन। एडिशन के वक्त ही डबल बॉन्ड पे एक एक एटम जुड़ जाता है और उसको सिंगल बॉन्ड कर देता है। तो क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड हुआ है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन। ध्यान से देखोगे ना तो यहां पे आया है Cl और यहां पे आया है H, देखो। चलो इधर क्या है, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल, बे नेगेटिव है। ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां पे सिंगल बॉन्ड है सारे, इधर डबल बॉन्ड आ गया। कैसे, इधर Br था, इधर है Br, इधर H3 था, इधर H2 है, H कहां गया, एलिमिनेशन। जब भी एटम निकलते हैं ना तो पाई बॉन्ड बनते जाते हैं। तो यहां देखो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इधर पाई बॉन्ड आ गया, मतलब एटम्स निकले हैं। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन। और अटैक किसने किया था, न्यूक्लियोफाइल ने। तो इसे हम पूरा नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। समझ आ रहा है क्या सबको, चलो नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, मस्त क्वेश्चन है ये भी। हम नहीं नहीं नहीं, सुनो तो सही। इधर जितने बॉन्ड है, बॉन्ड तो यहां भी इतने ही है ना, इधर पाई बॉन्ड है ना उधर पाई बॉन्ड है।
मतलब ना एडिशन हुआ है ना एलिमिनेशन हुआ है, क्योंकि एडिशन होता तो पाई बॉन्ड गायब हो जाता, एलिमिनेशन होता तो पाई बॉन्ड बन जाता, अभी ना पाई बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब एडिशन या एलिमिनेशन तो नहीं है, नहीं है ना। तो क्या है वो देखो ध्यान से, इधर ओ एच है, इधर ओ एच है, ओ एच बाहर निकल गया है, उसकी जगह पे आ गया बी आर, दिखा आपको, बट ओ एच तो लास्ट में है, तो बी आर लास्ट में आना चाहिए था ना, बट बी आर तो बीच में घुस गया। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, ओ एच की जगह बी आर आया है, बट साथ में रीअरेंजमेंट भी हुआ है, साथ में क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट भी हुआ है, सो इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। और अटैक किसने किया है, बी आर माइनस ने, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर इसका मैं पूरा नाम लिखूं ना, तो इसका पूरा नाम होगा लास्ट वाले का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। इसीलिए देखो जहां से बी आर ओ एच गया ना, बी आर वहां नहीं है, बी आर तो अंदर आया है, अब पूरा चेन बदल गया, देखो इधर सी एच थ्री थ्राइस था, इधर सी एच थ्री ट्वाइस हो गया, मतलब बहुत सारा रीअरेंजमेंट हुआ है। अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, ये सब कुछ अगले चैप्टर में आपको समझ में आएगा। अभी भी बता सकता हूँ यहाँ पे, पर खाली खाली एक्सरसाइज हैवी हो जाएगा, लेट्स नॉट मेक इट हैवी। नेक्स्ट चलो, ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आर दे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दे आर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर। अब आइसोमरिज्म में वी आर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसमें दो तरह के आइसोमर्स थे, एक था स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में चार थे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप एंड मेटामर्स, राइट। एंड स्टीरियो वाले में मेनली दो थे, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, जिसका भी डिस्कशन हुआ नहीं है, ठीक है। पहले वाले में देखो, व्हाट आई कैन सी, क्या हुआ है ध्यान से देखना, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इधर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, इधर कीटोन कहां पर है, थ्री पे है, इधर कीटोन कहां पर है, थ्री पे है, वन टू थ्री, इधर कीटोन कहां पे आ गया, टू पे आ गया, हुआ क्या, कीटोन ने अपना पोजीशन चेंज किया, क्या कहेंगे इसको, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि कीटोन ने अपना पोजीशन चेंज किया था, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर किस कैटेगरी में आता है, स्ट्रक्चरल में आता है, पोजीशन आइसोमर स्ट्रक्चरल में आता है, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ, इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर ड्यूटेरियम सामने सामने है, इधर ड्यूटेरियम सेम साइड पे आ गए, चेंज क्या हुआ, पोजीशन ऑफ एटम इन स्पेस। आपने स्टीरियो के डेफिनेशन में ऐसा लिखा था, आइसोमर्स ऑब्टेन ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में एटम के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से जो आइसोमर बनता है, दे आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। आंसर दिस केयरफुली, ड्यूटेरियम का स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो में भी कौन सा आएगा, ज्योमेट्रिकल आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसे सीस ट्रांस कहते हैं, अगले चैप्टर का टॉपिक है ये। ओके यहां पे आ जाओ, चलो इधर, क्या लग रहा है इन दोनों में, हर एक एटम अपनी अपनी जगह पर है, देख लो किसी भी एटम का पोजीशन चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, राइट। खाली चेंज क्या हुआ है, एक बॉन्ड चेंज हुआ है, जो यहां पे डबल बॉन्ड था वो इधर नहीं दिख रहा है, और ऐसा कब होता है, व्हेन देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। रेजोनेंस में ही हम पाई बॉन्ड को आगे पीछे करते हैं ना, रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को आगे पीछे करते हैं, एटम को तो अपनी जगह पर ही रखते हैं। अब मैंने जब आइसोमर लिखा था ना, तब आइसोमर की कंडीशन ही ये लिखी थी कि आइसोमर में या रेजोनेंस लिखते वक्त किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस लिखते वक्त चेंज क्या होगा, खाली पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, एटम्स का पोजीशन चेंज होता नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो सारे एटम अपने अपने पोजीशन पे ही है,
मतलब ये क्या है, एक दूसरे के रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर है। क्या है, एक दूसरे के रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर। इधर मैं लिख सकता हूं चेंज इन पोजीशन ऑफ ड्यूटेरियम इन स्पेस, चेंज इन पोजीशन ऑफ ड्यूटेरियम इन स्पेस। यहां मैं लिख सकता हूं चेंज इन पोजीशन ऑफ कीटोन, चेंज इन पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप। चलो आगे, 15 तक पहुंचे, क्या करना है, ए यार टाइम पास क्वेश्चन है। चलो पढ़ो पहले क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लेवेज यूज द कर्व्ड एरोज to show the electron flow and classify each as homolysis or heterolysis. Identify the reactive intermediate as free radical, carbocation and carbon anion. चलो सबसे पहला, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है, दोनों के पास एक एक डॉट है, ऐसा कब होता है, होमोलिसिस, जहां पे बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और ये जो डॉट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं इसे अपने, फ्री रेडिकल्स। और क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब ये क्या हो रहा है, होमोलिसिस, इट इज होमोलिसिस। चल इधर आ जाओ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, दिख रहा है क्या, तुमको कुछ नहीं दिख रहा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, कौन सा बॉन्ड कहां का टूटा है, बॉन्ड कहां का टूटा है इसके अंदर, यहां क्या होगा, कार्बन होगा, होगा कि नहीं, उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, होंगे कि नहीं, एक H के इलेक्ट्रॉन पेयर ये कार्बन ने खा लिए है पूरे, इसलिए ये कार्बन क्या बन गया, नेगेटिव, और ये बेचारा जो H प्लस निकला, उसको ये O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके अपने साथ लेके जाएगा और क्या बना लेगा, H2O। समझे, तो यहां पे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए, मतलब ये क्या हो गया, हेट्रोलिसिस। एंड कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज, क्या कहते हैं इसको, कार्बन एनायन, कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं इसको अपने, एनायन, कार्बन एनायन, और कार्बन एनायन भी आप लिख सकते हो। चलो यहां पे आ जाओ, इधर क्या हुआ है, Br माइनस हो गया, कार्बन प्लस हो गया, इसका मतलब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए, मैंने, तूने, तो किसने लिए, कार्बन ने लिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता तो कार्बन क्या बनता, इधर तो कार्बन पॉजिटिव बना है, कहां बुद्धि चलती है तुम्हारी, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लिया है, ब्रोमीन, इसलिए ब्रोमीन बन गया माइनस, कार्बन क्या बन गया प्लस, और ब्रोमीन निकल गया, तो यहां भी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए एक ही एटम में, तो ये भी हुआ हेट्रोलिसिस। एंड कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं इसको, कार्बो कैटायन। चल इधर आ जा, मुना जाने यहाँ पे, ये E प्लस रिंग में आके जुड़ गया, देख ले, देखा, E प्लस रिंग में आके जुड़ गया, देख, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ना, ये प्लस है, इधर बहुत बड़ा क्लाउड है, तो ये क्लाउड इसको इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देगा और अपने साथ जोड़ देगा उसको, वही हो रहा है ना, देख, अब बॉन्ड तो इन दोनों का था, E जुड़ा इसके साथ, इसको क्या मिला, प्लस, सिंपल। समझ आई कुछ बात आपको, उत्सव है तो क्लास में, चलो, क्योंकि बेटा जाने यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो ये भी किसमें क्या, ये किसमें कैटेगराइज होगा, हाइड्रोलिसिस के अंदर ही होगा, ये भी कैटेगराइज, और कार्बन बना है आपका पॉजिटिवली चार्ज, क्या कहेंगे इसको, कार्बो कैटायन, इट इज कार्बो कैटायन। बोलो क्लियर है, एक और क्वेश्चंस, आगे बढ़े एक और क्वेश्चन के ऊपर, हाँ चलो नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 17। हाँ 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 हाँ, चलो जाने यहाँ पे बेटा, मस्त क्वेश्चन है ये भी, ये एक्चुअली 12th का टॉपिक है। एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। थियरी में हमने करा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट, थियरी में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं वो नहीं लिखने वाला हूं, समझा देता हूं वापस एक बार। इंडक्टिव में क्या था, क्या था, क्या था इंडक्टिव में, अगर एक बॉन्ड पोलर है,
लेट्स से यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है जो हाईली पोलर होगा, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ खींच के क्या चार्ज डेवलप करता है, नेगेटिव। कार्बन क्या डेवलप करता है, पॉजिटिव। तो इसके बाजू में जो कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड होंगे जो नॉन पोलर होना चाहिए, उसमें भी क्या इंड्यूस होता है, पोलैरिटी। और इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहा था इसे हमने, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रोमैटिक। इलेक्ट्रोमैटिक में क्या था, याद करो, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। कब, कब, ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये पाई बॉन्ड, सपोज यहां पे आया H+, अगर ये H+ यहां पे अटैक करना चाहता है तो पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। कौन सा इफेक्ट था ये, प्लस ही। इट इज शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये था आपका प्लस ए इफेक्ट। और माइनस सी में अटैक करने कौन आया था, नेगेटिव ग्रुप लाइक Cn-। तो अगर Cn- यहां अटैक करेगा तो पाई क्लाउड को दूर भागना पड़ेगा। और ये कौन सा इफेक्ट था, -C। जितना अच्छे से मुझे याद है ना, उतना अच्छे से तुमको याद हो जाना चाहिए सब कुछ, तो जाके ऑर्गेनिक में बात बनेगी आगे जाके। अब आपको ये भी बोला है कि इन दोनों में से कौन सी इफेक्ट ये एसिडिक नेचर को जस्टिफाई करती है। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, यहाँ पे 21 Cl है, यहाँ पे 2 Cl आए, यहाँ पे 3 Cl आए, और जितने Cl आते जा रहे हैं उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है। कौन जस्टिफाई कर रहा है ये, तो पाई बॉन्ड तो है ही नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। सिग्मा बॉन्ड से ही काम हो रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। एसिडिक नेचर ध्यान से देखना, यहां पर COOH का H+ जाने के बाद क्या बनेगा, COO-। यहां पे इसके बाजू में एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक Cl है। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर वी हैव 2 Cl और एक हाइड्रोजन, ठीक है। एंड लास्ट वाले कंपाउंड को देखो, वी हैव ऑल 3 Cl, राइट। H+ चला गया, क्योंकि एसिड क्या डोनेट करेगा, H+। H+ डोनेट करने के बाद क्या बनेगा, COO-। अगर ये COO- स्टेबल हो गया तो H+ वापस नहीं आ पाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज वहीं का वहीं रहा ना, तो H+ वापस आके जुड़ जाएगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। सही कहा ना, क्या कहा, एक मिनट रुको ना, क्या कहा, क्या H+, एक झापट मारूंगा अभी, ध्यान दे यहाँ पे। ठीक है, बार बार नहीं टोकना पड़ना चाहिए कि क्लास में मजाक मस्ती करने नहीं आते यहाँ पे हम। H+ कुछ तो हो जाएगा, लिखना एग्जाम में ऐसा कुछ तो हो जाएगा H+ के साथ। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये सारे Cl जो है उसकी इफेक्ट होती है -I। ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, तो ये सब मिलके इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। अगर ये सब मिलके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा मतलब शेयर हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज शेयर हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब H+ वापस नहीं आ पाएगा। तो जो H+ निकला है वो H+ का H+ ही रह जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा, मतलब एसिडिक नेचर इज मोर। यहाँ पे ऐसे 2 Cl है -I इफेक्ट वाले, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे शेयरिंग कम होगा। इधर 3 मिलकर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मिलकर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही है शेयर करने के लिए। सो वी कैन सिंपली राइट हियर -I इफेक्ट ऑफ Cl डिस्पर्स, क्या लिखा है, डिस्पर्स, it disperse negative charge of COO- ion, hence acidity increase। अब वहीं पे देखो दूसरे एग्जांपल में ना, वी हैव CH3। अब CH3 ने आपने लिस्ट में +I में लिखा था, CH3 जो आपने लिस्ट लिखा था ना -I +I, उसमें CH3 +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो और बढ़ जाएगा, तो H+ जुड़ जाएगा आके, तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको ऑर्डर तुरंत ही आइडिया आ जाएगा।
यहां पे एक ही CH3 है, इस वाले में 2 CH3 है, देखो CH3 ट्वाइस है, ध्यान से देखो, दिखा आपको, और ये लास्ट वाले में 3 CH3 है। एंड जस्ट आई टोल यू, ये जो CH3 है वो कौन सा ग्रुप है नेचर में, प्लस आई। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से रिलीज करेगा आगे की तरफ। अगर ऐसा हुआ तो जो H प्लस आपका निकलने के बाद O माइनस बनेगा, उसका नेगेटिव चार्ज तो और बढ़ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज तो और बढ़ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, H प्लस वापस आके जुड़ जाएगा। तो जो मैंने यहां पे लिखा है ना, वही आपको सेम जहां पे लिखना है, आपको यहां पे सेम लिखना है ऊपर की तरफ, दैट प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 increase negative charge of silver minus ion and that's why acidity will decrease, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो H प्लस वापस जुड़ जाएगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में आपको, यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आपको क्लियर हुआ एकदम? किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, वापस कराता हूं। H प्लस जाने के बाद बना, सीधे बोलो माइनस आयन। माइनस आयन स्टेबल कब होगा, जब उसका नेगेटिव चार्ज कोई शेयर कर ले। तो सारे Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने का ही काम करते हैं, तो ये सब मिलकर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। वहीं पे CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, सब मिलके और CH3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, H प्लस वापस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओह ले, अब ये तो मैं कराने वाला हूं ही नहीं, डिस्कशन भी नहीं करेंगे इसका। तो क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, अगर आता है एग्जाम में छापना है पूरा दबादब। थोड़ा याद कराओ, व्हाट वाज देयर इन क्रिस्टलाइजेशन? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। याद करो, सॉलिड कंपाउंड को सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया था, फिर गर्म करके और डिसॉल्व किया था, फिर ठंडा करते ही वो क्रिस्टल बन के बाहर आ गया था प्योर फॉर्म में। देन व्हाट इज इन डिस्टिलेशन? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग एब्जॉर्प्शन होते हैं, याद करिए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ऊपर से लिक्विड डाला था, अलग अलग लेयर बने थे। पेपर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ा था, अलग अलग लेयर पे सेपरेट हुआ था, है कि नहीं? देन describe the method which can be used to separate two compounds with different solubility. Different what? Solubility. Different solubility. क्या करेंगे? Obviously we'll do the crystallization. ठीक है ना? What is difference between distillation under reduced pressure and steam distillation? अब मैंने डिस्टिलेशन में 4 लिखे थे, एक सिंपल डिस्टिलेशन था, एक फ्रैक्शनल था, एक डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर था, और एक स्टीम डिस्टिलेशन था। डिस्टिलेशन अंडर नॉर्मल डिस्टिलेशन कब किया था? जब बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो, तो अब मैंने नॉर्मल डिस्टिलेशन किया था। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसके लिए हम बॉइलिंग पॉइंट नीचे लाने के लिए प्रेशर को रिड्यूस किए थे, और ये था ये वाला डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। वैक्यूम पंप लगा के प्रेशर डिक्रीज किए थे ताकि बॉइलिंग पॉइंट को और नीचे लाया जा सके, ताकि कंपाउंड गर्म करने पे डिकम्पोज ना हो, वेपर बने उसके। इसमें एग्जांपल था स्पेंट लाइफ फ्रॉम ग्लिसरॉल, स्पेंट लाइफ फ्रॉम ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये वाला स्टीम डिस्टिलेशन कैसे किया था, याद करो। स्टीम डिस्टिलेशन ऐसे कंपाउंड जो स्टीम वॉलेटाइल हो एंड पानी में मिसिबल नहीं हो, तो यहां पे हमने गर्म तो किया था, गर्म करने पे वेपर प्रेशर बना था ऑर्गेनिक का, बट वो सफिशिएंट नहीं था बॉइलिंग के लिए, तो हमने साथ में वेपर का प्रेशर भी डाला था, और जब दोनों का मिला के प्रेशर सराउंडिंग जितना हो जाएगा तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉइल किया था विद द हेल्प ऑफ स्टीम प्रेशर। फिर वो वेपर अलग आए थे सबके, और फिर हमने कंडेंस किया था। एग्जांपल था इसका मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड वाटर। सही कहा ना? बोलो, इतना सारा याद है ना मुझे। ओके, आगे बढ़े।
तो मैं यहाँ पे इसको लिखने वाला नहीं हूँ डिटेल में, थियरी के अंदर आपने ऑलरेडी नोट्स प्रॉपरली लिखे हैं, लिखोगे तो आपको ये पास ये सारी थियरीज होगी। एग्जाम में आता है तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, समझ समझ के लिखना। चलो नेक्स्ट ले, केमिस्ट्री ऑफ लसन टेस्ट, केमिस्ट्री ऑफ लेजाइन टेस्ट। ओ भाई लेजाइन टेस्ट का केमिस्ट्री याद है? याद कराता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सारे बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, तो पहले हमने उसमें सोडियम डाल के उसको बॉईल किया था, फ्यूज किया था। सोडियम डालते ही सब कुछ आयोनिक बन गया था, याद आ रहा है? उसमें नाइट्रोजन बना था CN- आयन, सल्फर बना था S-2 आयन, नाइट्रोजन सल्फर दोनों है तो बना था SCN- आयन, थायोसाइनाइड आयन। हेलोजन है तो बना था हेलाइड, दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फॉस्फोरस है तो बना था फॉस्फेट। और फिर सबके हमने अलग अलग टेस्ट लिखे थे, ठीक है? अब ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है कि आप उसको याद करो जो हमने लिखा है नोट्स में वो, राइट? किसके लिए कौन सा कलर बनता है, कौन सा कंपाउंड डाला जाता है। यूजुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि आए तो बहुत भारी हो जाता है, पर इसके जो छोटे छोटे MCQs है वो बहुत आते हैं, ठीक है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। कल ही मैंने चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे जान निकाल निकाल के समझाया था। ड्यूमास एंड जेल्डाहल। ड्यूमास मेथड में हमने नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया था? ड्यूमास मेथड में ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन जो था उसको किस में कन्वर्ट किया था? N2 गैस में। फिर P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 करके उसका वॉल्यूम निकाला था STP पे, और फिर वहां से परसेंटेज निकाले थे। और जेल्डाहल मेथड में नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया था? अमोनिया में। फिर वो अमोनिया को H2SO4 में पास करके टाइट्रेशन किया था, बचे हुए H2SO4 को NaOH डाल के टाइट्रेशन किया था, फिर वहां से कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बनाए थे। क्या था फॉर्मूला? 2.8 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस वॉल्यूम ऑफ NaOH डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड, दैट गिव यू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। 2.8 इंटू M इंटू V माइनस V1/2 डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड, दैट गिव्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। Discuss the principle of estimation of halogen, sulfur and phosphorus present in organic compound। कौन सा मेथड था? कैरियस ट्यूब, है ना? हेलोजन के लिए AgCl बनाया था, AgCl में से Cl निकाला था, AgBr में से Br, AgI में से I, सारे फॉर्मूला लिखे थे। सल्फर के लिए बनाया था बैरियम सल्फेट BaSO4, और फॉस्फोरस के लिए तो बहुत भारी भरकम था, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, वो 1877 वाला। तुमको कुछ याद नहीं होगा, ठीक है? देखना थियरी में। पर प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी याद है? इस तरह का क्रोमेटोग्राफिक पेपर था, पेंसिल से मार्क किया था, यहाँ पे इंक का ड्रॉप रखा था, कंपाउंड का जो भी है वो, इसको सूटेबल सॉल्वेंट में डाल दिया था, सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चढ़ा था, तो इंक को भी लेके गया था और अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग जगह पे जाके छोड़ दिया था। याद है? इस पेपर को कहा था क्रोमेटोग्राम, और यहाँ पे अपने लिखा था रिटार्डेशन फैक्टर। अगर सॉल्वेंट यहां तक ऊपर आता है और ये वाला कंपोनेंट अगर इधर आके अलग हो गया, लेट्स से इट इज X और सॉल्वेंट ऊपर आया Y, तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या था? रिटार्डेशन फैक्टर था आपका X/Y। कंपोनेंट जितना ऊपर आया डिवाइड बाय सॉल्वेंट जितना ऊपर गया, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन फैक्टर। ये भी थियरी के अंदर से आपको मिल जाएगा। ओके, अगला सवाल। ओके, explain the reason for the fusion of organic compound with metallic sodium। 25 बाकी है। Why is nitric acid added to sodium extract before adding silver nitrate for testing halogen? हेलोजन टेस्टिंग करने से पहले नाइट्रिक एसिड डालना पड़ता है। अब मैं तुमको बताता हूँ, ये सब कुछ है नोट्स में, एक मिनट। इसका रीजन है कि जो बाकी कंपाउंड बने उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो टेस्ट के साथ इंटरफियर करेंगे। आई टेल यू, आई शो यू। बैठे बैठे पैराग्राफी है, देखो। वेलकम बैक, थैंक यू। कहा गया? कैरियस मेथड है ना? टेस्ट पर कौन सा है? हाँ ये रहा, देखो।
The sodium fusion extract is first boiled with concentrate nitric acid to decompose cyanide or sulfide of sodium formed during Lezine test. Otherwise, this ion would otherwise interface with silver nitrate of halogen. है कि नहीं बैठा? है ना, नाइट्रिक एसिड डाल के जो साइनाइड और सल्फाइड है उसको पहले डिकम्पोज करना पड़ेगा, नहीं तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर लेंगे. बराबर. अगला सवाल देखो, सारा तुमको दिखाता हूं इसमें से. हाँ, चलना कहाँ गया? बोर्ड पे ही काम कर रहे थे ना अपने. नहीं, PDF कहाँ गया? ये रहा. चलो नेक्स्ट क्या है देखो. एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फ्यूजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मेटालिक सोडियम. पहले कंपाउंड को सोडियम के साथ क्यों फ्यूज किया था? क्योंकि ऑर्गेनिक के सारे बॉन्ड क्या होते हैं नेचर में? तो युवराज, हाँ सर, ऑर्गेनिक के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं नेचर में? कोवेलेंट. कोवेलेंट में कोई आपको टेस्ट मिलने वाला है नहीं, तो सोडियम के साथ फ्यूज करके पहले सारे बॉन्ड किसमें कन्वर्ट किए थे? आयोनिक में. ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट किया था. देखो ये भी दिखाते हैं तुमको. कहां गया? ये रहा. Lezine test. The element present in the compounds are converted from covalent form to ionic form by fusing the compound with sodium metal. तो कोवेलेंट से आयोनिक करने के लिए सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करना पड़ेगा. अगला सवाल क्या कहा है देखो. एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फ्यूजन. हो क्या है? नेम अ सुटेबल टेक्निक. चलो दो क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी आता ही आया. चलो बड़े यहाँ पे. नेम अ सुटेबल टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ calcium sulfate and camphor. How will you separate calcium sulfate and camphor? कपूर गौरम करुणावतारम. कैसे सेपरेट करोगे? संसार सारम. सब्लिमेशन. ऑब्वियसली कैम्फर क्या होता है? सब्लिमाइन होता है कि नहीं होता है? तो सीधा सीधा इनको हम एक बीकर में लेके बीकर को गर्म करेंगे तो कैम्फर के वेपर बन के कैम्फर सेपरेट हो जाएगा. वो वेपर को ठंडा करो, कैम्फर अलग हो जाएगा. ये जो कैल्शियम सल्फेट है उसका वेपर बनने वाला नहीं है. Why an organic liquid vaporizes at temperature below its boiling point in steam distillation? स्टीम डिस्टिलेशन में बॉइलिंग अप मैंने बिलो द बॉइलिंग पॉइंट किया था. कैसे किया था? हाँ, तो यहां पे हमने जो टोटल वेपर प्रेशर है उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर और साथ में हमने स्टीम का वेपर प्रेशर ऐड किया था. राइट. एंड व्हेन टोटल वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू atmospheric pressure, the boiling will begin. तो यहां पे अकेले कंपाउंड को वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर जितना नहीं करना है, साथ में अपने पास स्टीम का भी हेल्प है. ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट हियर कंपाउंड अलोन नीड नॉट टू बी heated to raise vapor pressure up to atmospheric pressure. इसलिए बॉइलिंग लो टेम्परेचर पे हो जाता है इसमें. ठीक है, तो ये सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के एग्जांपल्स अभी चालू हो रहे हैं. चलो अगला. Will CCl4 okay, will CCl4 give white precipitate of AgCl on adding AgNO3? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर AgNO3 डालेंगे क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे? AgNO3 Cl के साथ मिलके AgCl बनाता ना, व्हाइट पीपीटी लिखा है आपने. क्या CCl4 में AgNO3 डालने पे व्हाइट पीपीटी बनेंगे? क्यों नहीं?
पीपीटी कब बनता है? व्हेन यू हैव Cl माइनस आयन, देन इट कंबाइन विद Ag+ टू फॉर्म AgCl. CCl4 में कोई आयन बनेगा? CCl4 में कोई आयन बनेगा? नहीं बनेगा. CCl4 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें कोई Cl माइनस आयन है ही नहीं, तो इसमें प्रेसिपिटेट बनने वाले नहीं है. तो यहां पे हम आंसर लिखेंगे दैट देयर आर नो Cl माइनस आयंस इन कोवेलेंट CCl4, hence no AgCl will form. Why is solution of potassium hydroxide used? Why solution of potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide during the estimation of carbon present in organic compound? याद करो, अपने ने कार्बन डाइऑक्साइड को KOH में एब्जॉर्ब किया था और वाटर को हमने CaCl2 में एब्जॉर्ब किया था. So why? यहाँ पे सिंपल सा एक रिएक्शन होगा, KOH प्लस CO2, KOH प्लस CO2 ये कंबाइन होकर बनाएगा KHCO3. KOH प्लस CO2 कंबाइन होकर क्या बनाएगा? KHCO3 बनाएगा. सो अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन हुआ और मास जो है वो बढ़ जाएगा. KOH विल बिकम KHCO3 और जो मास का डिफरेंस है उससे आपको आइडिया आ जाएगा कितना CO2 आया है. ये सिंपल सा आपको रिएक्शन ऐसे लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? ये तो खत्म हो जाएगा आज ही. ओके. Why is it necessary to use एसिडिक एसिड? अंशुमन उधर गाड़ी तो चली रही है, तू इधर देख. Why acidic acid is used and not sulfuric acid for acidification of sodium extract for testing sulfur by lead acid test? ये भी तुमको मैं दिखाता हूं, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है. देखो यहाँ पे ये भी आपको मैं दिखाता हूँ नोट्स के अंदर. एस्टिमेशन ऑफ सल्फर में है ना, ये रहा देखो. नहीं दिया हुआ, एक ही पॉइंट देना, वो मैं लिख देता हूँ. चलो आंसर उधर, मुझे लगा इधर होगा टेस्ट फॉर सल्फर एसिडेट, बट नहीं लिखा, कोई नहीं. चलो let me write the answer for this, and the answer is H2SO4 is very strong oxidizing acid. It will oxidize acidic acid to carbon dioxide and the test will fail. तो ये इसका सिंपल सा आंसर है. चलो नेक्स्ट सब न्यूमेरिक चालू हो रहे हैं. पहला न्यूमेरिक आया आपका जेल दाल फेल दाल का लग रहा है. ओके चलो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन. बच्चा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिखा है. An organic compound contains 69% carbon and 4.8% hydrogen. 69% carbon, 4.9% hydrogen, remainder being oxygen. Calculate the masses of carbon dioxide and of water produced when 0.2 gram of this substance is subjected to complete combustion. जब इसका आपने 0.2 ग्राम कंप्लीट कंबशन किया तो इसमें से कितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और कितना आपको वाटर वेपर मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है. फाइंड करें. सो व्हाट डू वी नो? वी नो दैट कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन क्या बनाता है? CO2. जो भी हाइड्रोजन निकलेगा वो कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बनाने वाला है यहाँ पे? H2O. बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर आएगा आपका
हाफ O2, ठीक है, H2O। अब थोड़ा यहाँ पे ना स्टोइकियोमेट्री देखो। कार्बन 1 मोल है मतलब 12 ग्राम। अगर 12 ग्राम कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 44 ग्राम बनेगा। अपने पास कार्बन है कितना? तो सैंपल है कितना? 0.20 ग्राम। उसमें कार्बन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 69%। तो कार्बन हो कितना गया? अपने पास है 0.20 ग्राम, और उसका कितना परसेंटेज है? 69%। कितने ग्राम है कार्बन? 0.20 ग्राम का 69%। कितना आएगा यहाँ पे आंसर? सो इट इज 0.20 इंटू 69/100 डिवाइड बाई 12 इंटू 44। कितना आया? आप एग्जाम में आए तो स्टेटमेंट लिखना, 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बनेगा। तो कार्बन है कितना? 0.20 ग्राम सैंपल में 69%। सो 0.20 का 69% कितना है आंसर इसका? 0.506 ग्राम बनेगा इसमें से CO2। चलो H2O कैलकुलेट करते हैं। H2O इज 2H। कोई लसन है? नहीं नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में H अकेला ही होता है, इट इज नॉट H2, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। चलो 2H का मतलब कितना हो गया? 2 ग्राम। एक H2O का मतलब कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। सही कहा? सही कहा कि नहीं? ओके, चलो अपने पास कितना हाइड्रोजन है वो चेक करो। 0.20 ग्राम में हाइड्रोजन कितना था? 4.8। सो 0.20 का 4.8%। इतने ग्राम अगर ये है तो ये कितना मिलेगा? 0.20 इंटू 4.8/100 डिवाइड बाई 2 इंटू 18। कितना आएगा? इसका आंसर चेक करना पीछे। 0.0। इतने ग्राम मिलेगा आपको वाटर वेपर। ये आ गया आपका आंसर। सही है आंसर। दिस इज द आंसर इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। अब कुछ लोग क्या करते हैं पता है? इस परसेंटेज को लेके पहले मोलेकुलर फॉर्मूला बनाते हैं, फिर मोलेकुलर फॉर्मूला बनाने के बाद बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे O2 के साथ का, फिर उधर से स्टोइकियोमेट्री लंबा करेंगे। क्यों का पूछा? आपको पूछा क्या है? कितना CO2 बनेगा, कितना H2O बनेगा, सब पूछा गया। फॉर्मूला क्या है? नहीं पूछा है ना? तो सिंपल डिलीट करो ना। कार्बन में से बनता है CO2, तो 12 ग्राम से 44 ग्राम CO2 बनता है। अपने पास कार्बन है कितना? तो 0.2 ग्राम में कार्बन कितने परसेंटेज? 69। तो 0.2 के 69% अगर कार्बन है तो उसमें से कितना CO2 बनेगा? डायरेक्ट कैलकुलेट करो। सेम फॉर दी वाटर ऑल्सो। 2 हाइड्रोजन में से एक H2O बनेगा, तो 2 ग्राम से 18 ग्राम H2O बना, तो इतने ग्राम से कितना बनेगा? सिंपली रिलेट करो, आंसर आ गया आपका। आई बात समझ में? क्लियर सबको ये? चलो अगला सवाल। आई थिंक अगला सवाल जेलदार है, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही मारेंगे। चलो, ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला? जेलदाल। जेलदाल का एक रेड फ्लैग मैंने आपको बताया था कि आपने जो H2SO4 लिया है वो, और जो आप लास्ट में NaOH लोगे, वो इन दोनों का मोलारिटी सेम होना चाहिए। तो ही आप अपने टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला लगा सकते हो। चेक करते दोनों का मोलारिटी क्या है। ध्यान से देखना, मैं उसको रेड मार्क कर रहा हूं। सो H2SO4 का मोलारिटी है 0.5, और लास्ट में जो आपने NaOH लिया उसका मोलारिटी भी सेम है। हाँ, बच गए। नहीं तो फिर मैंने कल जो आपको करवाया था ना, उस तरह से आपको 2 बार टाइट्रेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। इधर आप बच गए हो क्योंकि दोनों का मोलारिटी सेम है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2.8 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस वॉल्यूम ऑफ NaOH डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड। चलो 2.8, मोलारिटी 0.5, H2SO4 लिया था 50 ml, NaOH लगा 60/2, एंड कंपाउंड का मास है 0.5। 0.5 कट 2.8 इंटू 50 माइनस 20 30 कितना आएगा? 50, 56 ही आ रहा है। हाँ, ये 20 होगा ना यहाँ पे। इट इज। बोलो कितना मजा आया फॉर्मूला आता हो तो डायरेक्ट सॉल्व करने में। बट अभी मैंने बता रहा हूँ वापस, इसमें रेड फ्लैग मैंने इसलिए वहां पे रेड मार्क किया हुआ है। अगर ये मोलारिटी अलग अलग होती तो ये फॉर्मूला लगा देना, फिर आंसर 0 ही आ जाएगा तुम्हारा, मार्क 0। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब जब कल
कल अगर कोई क्लास में एब्सेंट है और आज मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या होगा उनका? कौन एब्सेंट था कल? कल कौन एब्सेंट था? बोलो। अभी कितना मजा आ रहा है ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। जादू है, नशा है, मदहोशिया है। क्लासेस छोड़ा ना करे, क्लासेस अटेंड करे रेगुलरली। ये कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ था झीलदाल का। कोई नहीं, वीडियो ऑन द वे है। आपको चाहिए वीडियो तो बताइएगा, मैं पेन ड्राइव आपको दे दूंगा। चलो नेक्स्ट। चलो सारे लल्लू लल्लू क्वेश्चन बेटा, सारे लल्लू पंजू क्वेश्चन है। इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला के आपने इतने ग्राम बनाया AgCl। आपको क्लोरीन का परसेंटेज बताने का है। अब कल मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला के ये क्वेश्चन समझाया था कि AgCl में से हमको किसका काम है? Cl का। AgCl का टोटल मास होगा 108 प्लस 35.5 और उसमें क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 35.5 है ना। अपने को कितना AgCl मिला है? 0.5740। तो अगर ये 0.5740 है तो क्लोरीन कितना आ जाएगा? 0.5740 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 143.5 इंटू 35.5 कितना आ रहा है? बोल मास ऑफ क्लोरीन। इतने में इतना क्लोरीन, तो इतने में कितना? कितना? 0.142 ग्राम क्लोरीन आया। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या होगा? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। मास ऑफ क्लोरीन क्या है? 0.412। सैंपल का टोटल मास क्या है? 0.378 इंटू 100 कितना आ गया? है 37.6%। चलेगा। अगला सवाल देखो। ये सब दो दो मार्क के रोकड़े मार गया, सब रोकड़े दो दो मार्क के। इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियर्स, इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद आपको मिला 0.68 ग्राम बैरियम सल्फेट। बोलो बैरियम सल्फेट का मोलर मास क्या था? याद करो। नहीं तो नहीं पता है। 233, 233। BaSO4, उसमें देख इसका काम है सल्फर का। इसका मोलर मास था 233 सबका मिला के। उसमें सल्फर एक मतलब 32 ग्राम। तो अपने को कितना मिला है? BaSO4 0.668 मिला है। तो उसमें ये कितना आ जाएगा? 0.668 डिवाइड बाई 233 इंटू 32 कितना आया मास ऑफ सल्फर? बताओ। 0.095। चलो तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या लिखेंगे बेटा? मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। सल्फर है 0.0915, सैंपल जलायो था अपने 0.468। ले आ गया एक और आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बेटा तभी आएंगे एग्जाम में जब आपको ये नंबर याद हो, नहीं तो दो रोकड़े रोकड़े मार्क आपके हाथ से जा सकते हैं। चलो अगला सवाल। अगला सवाल ध्यान यहां पे बेटा सबका। ये तो MCQ आ गए हो लल्लू लल्लू। ले टारगेट अचीव्ड। 10 मिनट पहले ही टारगेट अचीव हो गया। फिर क्या मैं कश्मीर जाऊं कल, फिर इसका टेंशन हो मेरे दिमाग पे, ये ऑर्गेनिक का एक्सरसाइज बाकी रह गया, तो क्या मजा नहीं आया फिर घूमने में। चलो ओके। हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन C2C3। C2C3 कहां से काउंट करेंगे? बोलो किसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, इसलिए 1, ये 2, ये 3। चलो C2C3 ये कौन सा कार्बन है? कितने के साथ जुड़ा है देखो ना, 1 2 और एक H, 3 मतलब sp2। ये कितने के साथ जुड़ा है? 1 2 3 4 sp3। तो ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है sp3। तो आंसर है इसका sp2 sp3। चलो लेबल लेजाइन टेस्ट के अंदर नाइट्रोजन में एक प्रूशियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। मैंने आपको बड़े जोर जोर से बताया था प्रूशियन ब्लू कलर का कंपाउंड Fe4 Fe4 FeCN6 थ्राइस। चलो विच कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल? बोलो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी में क्या ऑर्डर था?
टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, ये कार्बोकेटायन कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शरी? हायर सेकेंडरी। कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शरी? भाई सी प्लस कितने कार्बन से जुड़ा है वो देखो, सी प्लस कितने कार्बन से जुड़ा है? भाई ये तो एक के साथ ही जुड़ा है ना, ये तीन के साथ जुड़ा है, उससे अपने को क्या, ये तो एक के साथ ही जुड़ा है, तो ये कौन सा है, प्राइमरी। ये कितने के साथ जुड़ा है, तीन के साथ, इसके साथ तीन CH3 लगे हुए हैं, CH3 थ्राइस, तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी। ये एक के साथ जुड़ा है, प्राइमरी, और ये दो तरफ जुड़ा है, सेकेंडरी। हु इज मोस्ट स्टेबल, टॉर्शरी। टॉर्शरी कौन सा है, बी ऑप्शन। चलो, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक कौन सा है प्योरिफिकेशन का, लेटेस्ट इज क्रोमेटोग्राफी। तो भाई कौन सा रिएक्शन है, बोलो ये। चलो सबको मौका दिया 1 मिनट का, कौन सा रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन है। अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, रुको।